नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार। आज के वीडियो में हमेशा की तरह दो कहानियां हैं। दोनों ही सच्ची और दिलचस्प हैं, इसलिए आप आखिर तक जरूर देखना। और आज की पहली कहानी मध्य प्रदेश के उज्जैन की है। ये बात 2018 की है। उज्जैन का मशहूर काल भैरव मंदिर तो सब जानते ही हैं। उसी मंदिर की ओर जाने वाला एक रास्ता है जिसे जेल रोड कहते हैं। इसी जेल रोड की ज्ञान टेकरी पर एक साधारण से परिवार में दीपा का जन्म हुआ था। दीपा के घर में उसके दो छोटे भाई भी थे। उस जमाने में लड़की को माँ बाप की इज्जत माना जाता था। यही सोचकर इससे पहले कि बेटी की वजह से उनकी इज्जत पर कोई दाग लगे, माँ बाप ने उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। उस वक्त दीपा की उम्र सिर्फ 14 साल थी। माँ बाप ने देवास जिले के गांव जलालखेड़ी में राकेश वर्मा नाम के लड़के को पसंद कर लिया। राकेश दीपा से करीब 5 साल बड़ा था। बात तय होते ही माँ बाप ने जल्दी जल्दी दीपा की शादी राकेश से कर दी। आमतौर पर भले ही शादी कम उम्र में हो जाए, लेकिन समय के साथ लड़के जिम्मेदारी निभाना सीख ही जाते हैं। मगर राकेश के साथ ठीक उलटा हुआ। वह दिन रात बिस्तर पर पड़ा रहता और दीपा के जिस्म से खेलता रहता। शुरुआत में घर वालों ने यह सोचकर कुछ नहीं कहा कि अभी छोटा है, धीरे धीरे समझदार होगा और घर गृहस्थी की जिम्मेदारी उठाने लगेगा। लेकिन 5-6 साल बीत जाने के बाद भी जब राकेश ने न कमाने की सोची, न कोई काम धंधा शुरू किया, तो घर वालों ने उसे टोकना शुरू कर दिया। सुधरने के बजाय राकेश और ज्यादा बिगड़ गया। धीरे धीरे उसे शराब की लत लग गई और वह रोज शराब पीने लगा। घर वालों ने उसे बाहर तो नहीं निकाला, लेकिन घर में रहते हुए भी उससे नाता तोड़ सा लिया। राकेश हर तरफ से नाकाम और परेशान था, तो अपना गुस्सा दीपा पर ही उतारने लगा। आए दिन वह उससे मारपीट करता और उसे तंग करता रहता। दीपा भी बहुत दुखी थी, लेकिन रोज की मारपीट से बचने का उसके पास एक ही रास्ता था, अपने मायके जाना। ऊपर से राकेश उस पर बेवफाई के इल्जाम भी लगाने लगा था। दीपा 10 साल तक, मतलब 24 साल की उम्र तक अपने पति के साथ रही। फिर एक दिन सब छोड़कर मायके आ गई। इससे उसके माँ बाप की चिंता और बढ़ गई। लेकिन उन्हें थोड़ा सुकून तब मिला जब दीपा ने फ्रीगंज में साड़ियों पर फॉल एंड पिको करने की एक छोटी सी दुकान खोल ली। दीपा के पड़ोसी जितेंद्र पवार 18 मई 2018 की सुबह करीब 8 बजे छत पर गए तो घबरा गए। देखा कि दीपा के घर से धुआं निकल रहा है। उन्हें लगा कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया। चंद मिनटों बाद ही पुलिस और दमकल कर्मी वल्लभ नगर पहुंच गए। दमकल कर्मियों ने जैसे तैसे आग पर काबू पाया। इसके बाद पुलिस अंदर दाखिल हुई। रसोई में एक जवान महिला की लाश पड़ी थी। लाश के ऊपर मोटे गद्दे और अधजली दरी रखी हुई थी। ये लाश दीपा की ही थी। उसके दोनों हाथों की नसें कटी हुई थीं और गर्दन पर धारदार हथियार के निशान थे। दीवारों और दरवाजों पर भी खून के निशान थे। साफ दिख रहा था कि यह हत्या बेरहमी से की गई थी। माधव नगर थाने के इंचार्ज गगन बादल ने तुरंत इस जघन्य हत्या की खबर एसपी सचिन अतुलकर और एफएसएल अधिकारी डॉक्टर प्रीति गायकवाड़ को दी। मामला गंभीर था, इसलिए ये दोनों भी घटनास्थल पर पहुंच गए। घटनास्थल का मुआयना करने पर पता चला कि पूरा घर अस्त व्यस्त था और बेडरूम का दरवाजा भी टूटा हुआ था। सबसे अजीब और चौंकाने वाली बात यह थी कि दीपा की लाश के पैरों के बीच एलपीजी सिलेंडर की नली घुसी हुई थी। पुलिस वालों ने हत्या की ऐसी वारदात पहले कभी नहीं देखी थी। लाश लगभग 90% जली हुई थी। तुरंत लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। डॉक्टर एल.के. तिवारी, डॉक्टर अजय दिवाकर और डॉक्टर रेखा की टीम ने पोस्टमार्टम किया और रिपोर्ट में लिखा कि दीपा को जिंदा जलाया गया था। ऐसा क्यों किया गया, यह तो हत्यारा ही बता सकता था। अड़ोस पड़ोस में पूछताछ करने पर पता चला कि मृतका दीपा वर्मा दिलीप की पत्नी थी। एसपी सचिन अतुलकर ने माधवनगर थाने के टीआई गगन बादल के नेतृत्व में जांच टीम बनाने के आदेश दे दिए। टीम में एसआई बीएस मंडलोई, संजय राजपूत, हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह और साइबर सेल की तेज तर्रार इंस्पेक्टर दीपिका शिंदे शामिल थीं। जांच के दौरान दिलीप का नाम सामने आया। मकान मालिक ने बताया कि जनवरी में उन्होंने मकान दिलीप को किराए पर दिया था। जब दीपिका शिंदे ने दिलीप से पूछताछ की तो उसने अपने और दीपा के संबंधों का सच बता दिया और खुद को हत्या में शामिल होने से साफ इनकार किया। दीपा के दोनों भाई भी लाश पर आंसू बहाने आए और उन्होंने आरोप लगाया
कि दिलीप आए दिन दीपा के साथ मारपीट करता था। दिलीप ने पुलिस को बताया कि उसकी गैर मौजूदगी में कई युवक दीपा से मिलने आते थे, जिनमें एक नाम धर्मेंद्र का भी था। जांच करते करते शाम हो गई। पुलिस टीम आधी रात के करीब धर्मेंद्र के घर पहुंची। धर्मेंद्र घबरा गया। इंस्पेक्टर दीपिका शिंदे ने जब उसके हाथों पर घाव देखा तो तुरंत समझ गई कि दीपा का हत्यारा उनके सामने खड़ा है। दीपिका शिंदे ने धर्मेंद्र से सीधे पूछताछ की कि उसने दीपा की हत्या क्यों की। धर्मेंद्र ने कोई बहाना बनाने या बचाव करने की बजाय तुरंत अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। पूछताछ में जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार थी। दीपा को एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि दिल से और जिंदगी में मदद करने वाला भी हो। आसपास के लोग देखकर वह समझ जाती थी कि उनका मकसद सिर्फ फायदा उठाना है। इसी उलझन में एक दिन दीपा की मुलाकात दिलीप शर्मा से हुई। उसे दिलीप हर तरह से सही लगा। शादीशुदा दिलीप दीपा की खूबसूरती और अंदाज का दीवाना था। उसकी पत्नी गांव में रहती थी, इसलिए उज्जैन में किसी महिला से मिलने जुलने पर उसे कोई रोक टोक नहीं थी। दोनों की मुलाकातें धीरे धीरे आगे बढ़ीं। दोनों ने एक दूसरे की जरूरतें समझीं और तय किया कि दिलीप दीपा का सारा खर्च उठाएगा, उसे अलग घर दिलाएगा और ज्यादा समय देगा। इसके बदले दीपा हमेशा उसके साथ रहेगी और उसकी मदद करेगी। दिलीप ने दीपा को किराए के मकान में शिफ्ट कराया और घर की सारी जरूरतें पूरी कर दी। वह खुद भी पार्ट टाइम पति की तरह उसके साथ रहने लगा। दिलीप के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। वह उन लोगों में से था जो एक पत्नी गांव में और एक शहर में रख सकते थे। दीपा के साथ रहने का दूसरा फायदा यह था कि उसकी पारिवारिक और समाज में प्रतिष्ठा पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। लिव इन के ये 8 साल अच्छे से बीते, लेकिन जैसा आमतौर पर होता है, इनके साथ भी ऐसा हुआ। दिलीप का दिल दीपा से भरने लगा और उसने उसके पास आना जाना कम कर दिया। फिर भी वह अपने वादे पर कायम रहा कि पूरे जीवन भर दीपा का खर्च उठाएगा। इसी दौरान दीपा की मुलाकात धर्मेंद्र से हुई। दरअसल धर्मेंद्र उज्जैन के देवास रोड पर अपनी पत्नी के साथ रहता था और पेशे से मांस व्यापारी था। उसकी जिंदगी सामान्य और सुकून भरी चल रही थी। लगभग 3 साल पहले जब वह दीपा से मिला तो पहली नजर में ही उसके आकर्षण में आ गया। दीपा को देखकर धर्मेंद्र को समझ आ गया कि वह शादीशुदा है। उसका गले में लटका मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर इसके सबूत थे। करीब 3 साल पहले एक दिन धर्मेंद्र की पत्नी ने अपनी साड़ी फॉल और पिको कराने के लिए दीपा को दे दी। उसे खुद साड़ी लेने का समय नहीं मिल पाया, इसलिए उसने साड़ी लेने अपने पति धर्मेंद्र को भेजा। जब धर्मेंद्र दीपा की दुकान पर पहुंचा तो वह बेइंतहा खूबसूरत दीपा को देखकर बस देखता ही रह गया। दुकान से जाते जाते धर्मेंद्र ने दीपा का मोबाइल नंबर ले लिया और अपना नंबर भी उसे दे दिया। जल्द ही दोनों के बीच मोबाइल पर लंबी लंबी बातें होने लगीं। ये बातें इतनी रोमांटिक होती थीं कि समझना मुश्किल था कौन किसे बहका रहा है और कौन किसे उकसा रहा है। दोनों शादीशुदा थे और जिंदगी देख चुके थे, इसलिए जल्दी ही खुल गए और मिलने के लिए बेचैन रहने लगे। जब भी दीपा का मन होता वह धर्मेंद्र को फोन करके बुला लेती। कुछ महीनों बाद धर्मेंद्र ने दीपा की निजी जिंदगी में भी दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। उसे यह सोचकर हैरानी होती थी कि एक शादीशुदा औरत अपने पति के रहते हुए कैसे उसे धोखा देकर किसी और से रिश्ता बना सकती है। इस दौरान धर्मेंद्र ने दीपा पर काफी पैसा भी खर्च किया। दीपा उसके सवालों पर ज्यादा दिन चुप नहीं रह पाई। उसने आधी सच्ची और आधी झूठी कहानी सुनाई कि उसके पति का नाम दिलीप शर्मा है, जो पास के गांव में खेती करते हैं और कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। लेकिन जाने क्यों, धर्मेंद्र को लगा कि दीपा उससे झूठ बोल रही है। अब उसके सामने मुश्किल यह थी कि वह अपनी मर्जी से दीपा के पास नहीं जा सकता था, क्योंकि कभी भी उसका पति दिलीप आ सकता था। दीपा का बोला हुआ झूठ जो धर्मेंद्र के दिल और दिमाग में खटक रहा था, वह ज्यादा दिन छिपा नहीं रहा। जल्दी ही पता चला कि दिलीप शर्मा उसका असली पति नहीं है, बल्कि वह उसकी रखैल है, जिसे आज की भाषा में लिव इन कहा जाता है। यह सच जानकर धर्मेंद्र को जोर का झटका लगा, लेकिन जल्द ही उसने इसका भी तोड़ निकाल लिया। इसी साल जनवरी में दिलीप ने दीपा को माधवनगर इलाके के वल्लभनगर में किराए के मकान में शिफ्ट कर दिया। मकान मालिक लक्ष्मणदास पमनानी को उसने यही बताया कि दीपा उसकी पत्नी है और वह खेतीबाड़ी के काम से अक्सर गांव जाता रहता है। लेकिन पड़ोसियों को शक तब हुआ जब दिलीप की गैर मौजूदगी में कई अनजान युवक दीपा के पास आने जाने लगे।
हालांकि आजकल लोग बिना वजह किसी के मामले में दखल नहीं देना चाहते, इसलिए उन्होंने दीपा से कुछ कहा नहीं, बस चुपचाप देखते रहे। दिलीप को इस बात की भनक थी, इसलिए उसने दीपा को समझाया कि फालतू लोगों का आना जाना बंद करे। लेकिन दीपा नहीं मानी और दिलीप ने भी उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। अब दिलीप को दीपा से ज्यादा अपनी इज्जत की चिंता होने लगी थी। जब ये सारी बातें धर्मेंद्र को पता चली तो वह ज्यादा दिनों तक परेशान नहीं रहा, बल्कि यह जानकर उसे खुशी हुई कि दिलीप दीपा का असली पति नहीं है। हैरत की बात तो यह रही कि थोड़े ही समय में धर्मेंद्र और दिलीप की दोस्ती हो गई और दोनों ही दीपा के साथ बैठकर दारू चिकन की दावत उड़ाने लगे। अब दीपा दो आशिकों की हो गई थी। अजीब बात यह थी कि दोनों उस पर झगड़ने के बजाय बारी बारी से उसके पास आने लगे। लेकिन दीपा यह नहीं समझ पा रही थी कि असल में दोनों उसके जिस्म और जवानी का मजा ले रहे हैं। दिल से कोई भी उससे मोहब्बत नहीं करता। धर्मेंद्र और दिलीप के लिए यह और आसान हो गया था, क्योंकि अब दीपा किसी एक पर बोझ नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे दीपा का भी इन दोनों से मन भरने लगा और उसने घर में दूसरे आशिकों को भी आने की छूट दे दी। इस पर दिलीप ने तो ज्यादा परवाह नहीं की, लेकिन धर्मेंद्र को जरूर ऐतराज होने लगा। अपने बयान में धर्मेंद्र ने बताया कि उसे दिलीप से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दीपा के दूसरे लड़कों से मेलजोल और रिश्ते उसे मंजूर नहीं थे। हादसे से करीब हफ्ता भर पहले ही उसकी पत्नी ने बच्चा पैदा किया था। इस वजह से वह उसके साथ सो नहीं पा रहा था। जब उसे जिस्म की तलब लगी तो उसने दीपा को फोन किया। पहले दीपा ने मना कर दिया, लेकिन बार बार कहने पर आखिरकार मान गई। ठीक हुआ कि रात में मजे करने से पहले दोनों पार्टी करेंगे। इसके लिए शाम को धर्मेंद्र और दीपा बाजार गए और शराब चिकन ले आए। बाजार में ही दीपा के पास किसी का फोन आया, जिसे उसने थोड़ी झिझक के साथ उठाया। फोन पर वह कह रही थी, आज नहीं, मेरा पति आया है। धर्मेंद्र को पहले से ही दीपा पर शक था, तो उसने छुपकर दिलीप को फोन मिलाया। उधर से पता चला कि दिलीप तो गांव में है। ये झूठ सुनकर वह भड़क उठा। ऊपर से दीपा का जरूरत से ज्यादा शराब और चिकन खरीदना भी उसे खटकने लगा। शक में मूड खराब होने के बाद धर्मेंद्र घर तो चला गया, लेकिन दिल दिमाग में आग लगी रही। उसे लगने लगा कि दीपा धोखेबाज है और इधर उधर के चक्कर में पड़ी है। गुस्से और शक में जलता भुनता वह आधी रात को दीपा की हकीकत जानने उसके घर जा पहुंचा। असल में वो वहां मजे करने के इरादे से ही गया था, लेकिन जब उसे पता चला कि उसके पैसों से लाई शराब और मांस पर दीपा ने रवि और मनोहर उर्फ कुक्कू के साथ पहले ही पार्टी कर डाली है, तो उसका खून खौल उठा। इस झगड़े ने इतना तूल पकड़ा कि बात हाथापाई तक जा पहुंची और गुस्से में आकर धर्मेंद्र ने दीपा की जान ले ली। उसी वक्त कुक्कू बाहर छिपा हुआ था, लेकिन हालात बिगड़ते देख वह भाग निकला। बाद में पुलिस ने उसे सरकारी गवाह बना लिया। पुलिस ने कुछ ही घंटों में धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर एसपी सचिन अतुलकर ने जांच टीम की पीठ थपथपाई। अब दीपा इस दुनिया में नहीं रही और धर्मेंद्र जेल की सलाखों के पीछे है। दिलीप फिर से अपनी पुरानी जिंदगी जी रहा है, लेकिन दीपा की मौत पीछे कई सवाल छोड़ गई। क्या उसकी गलती सिर्फ यही थी कि शराबी और निकम्मे पति ने उसे छोड़ दिया था, या फिर असली गलती उसके माँ बाप की थी, जिन्होंने नाबालिग उम्र में ही उसकी शादी कर दी? अगर दीपा धर्मेंद्र और बाकी लड़कों के चक्कर में नहीं पड़ती तो शायद जिंदा बच जाती, लेकिन उसके मन में यह डर भी रहा होगा कि दिलीप और धर्मेंद्र आखिर कब तक उसका खर्चा उठाते रहेंगे। शायद इसी चिंता में उसने नए लड़कों से नाता जोड़ा और उसी का अंजाम इस तरह उसकी मौत बनकर सामने आया। और आज की दूसरी कहानी गुरुग्राम की है। ये बात 2025 की है। 30 अगस्त की देर रात करीब 3:30 बजे की बात है। गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 इलाके के थाना इंचार्ज को नारायण अस्पताल से फोन आया। फोन करने वाले ने बताया कि एक युवक को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया है। खबर मिलते ही थाना इंचार्ज अपनी टीम के साथ नारायण अस्पताल पहुंच गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने बताया कि युवक की मौत हो चुकी है। करीब 45 साल के हरीश को अस्पताल उसकी दोस्त परमजीत कौर लेकर आई थी। परमजीत बेहद खूबसूरत युवती थी। उसने पुलिस को बताया कि वह और हरीश पिछले 1.5 साल से सिरस रोड पर बने एक अपार्टमेंट में लिव इन में रह रहे हैं। इसी बीच जब परमजीत ने फोन कर हरीश की मौत की खबर हरीश के परिवार को दी, तो उनका भतीजा और बाकी परिवार वाले भी अस्पताल पहुंच गए। हरीश स्क्रैप के बड़े कारोबारी थे। उनकी फरीदाबाद और बेंगलुरु में स्क्रैप की 2 फैक्ट्रियां हैं, जिनमें उनका भतीजा भी पार्टनर है।
पुलिस पूछताछ में भतीजे ने अपने चाचा की मौत के लिए उनकी लिव इन पार्टनर परमजीत और बलियावास के ही रहने वाले विजय उर्फ सेठी को जिम्मेदार बताया। भतीजे ने पुलिस को बताया कि उसी शाम विजय चाचा से मिलने आया था। चाचा ने उससे 7 लाख रुपए लेकर विजय को दिए थे। इसके बाद चाचा अपनी प्रेमिका परमजीत के साथ चुगा रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। वहां का बिल भी चाचा ने उसी से फोन पे से भरवाया था। फिर रात करीब 3 बजे परमजीत का फोन आया कि चाचा की मौत हो गई है। यह सुनकर वह और घर वाले तुरंत अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने हरीश का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और परमजीत से पूछताछ शुरू की। शुरू में परमजीत ने सारे आरोपों से इनकार कर दिया, लेकिन जब पुलिस उसे साथ लेकर फ्लैट पर पहुंची तो वहां से खून से सना चाकू और उसकी एक टी शर्ट मिली। सबूत सामने आने पर परमजीत टूट गई और अपना गुनाह कबूल कर लिया। इसी बीच पुलिस को पता चला कि जिस वक्त परमजीत ने हरीश के सीने में चाकू मारा, उस वक्त विजय उर्फ सेठी भी वहीं फ्लैट में मौजूद था। इसके बाद पुलिस ने विजय को भी पकड़ लिया। दोनों को अदालत में पेश कर पुलिस ने 2 दिन की रिमांड ली। रिमांड पर पूछताछ में परमजीत ने पूरी कहानी खोल दी। बलियावास के रहने वाले हरीश कुमार का दिल्ली एनसीआर में स्क्रैप का बड़ा कारोबार था। काम बहुत बड़ा था और अकेले संभालना मुश्किल था। इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई के बेटे को पार्टनर बना लिया। करीब 15 साल पहले हरीश की शादी हुई और समय के साथ उनकी 2 बेटियां भी हो गईं। लेकिन शादी के कुछ साल बाद उनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ने लगी। कई साल इलाज करवाया, मगर उनकी हालत और खराब होती गई। आखिर डॉक्टरों ने हरीश को साफ कह दिया कि अब पत्नी की सेहत इतनी कमजोर है कि वह शारीरिक संबंध जैसी चीजें सहन नहीं कर पाएगी। हरीश अपनी पत्नी और बच्चों को बहुत प्यार करते थे, इसलिए डॉक्टरों की सलाह मानकर उन्होंने अलग कमरे में सोना शुरू कर दिया। लेकिन हरीश की उम्र अभी सेक्स से दूर रहने की नहीं थी। कुछ ही महीनों में अपने मन पर काबू रखना मुश्किल हो गया और शारीरिक जरूरतें उन्हें परेशान करने लगीं। इसी बीच एक दिन हरीश की मुलाकात सोशल मीडिया पर अशोक बिहार, दिल्ली की रहने वाली परमजीत कौर से हुई। यह मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई और दोनों ने एक दूसरे के नंबर ले लिए और फोन पर बातें करने लगे। धीरे धीरे उनकी बातें काफी पर्सनल होने लगीं। इसी दौरान परमजीत को पता चला कि हरीश अपनी पत्नी की बीमारी के चलते करीब 1 साल से अकेले सो रहे हैं। हरीश ने पत्नी से दूर रहकर भी कभी किसी और लड़की के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन परमजीत की बातें उन्हें बहुत पसंद आने लगीं और अक्सर उसके बारे में सोचते रहते थे। परमजीत सिर्फ 25 साल की थी, इसलिए हरीश को भरोसा था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड जरूर होगा। 4 दिन बाद दिल्ली की एक मशहूर होटल में लंच के दौरान हरीश को पता चला कि परमजीत का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। लंच के बाद दोनों काफी देर तक साथ घूमे। बिछड़ने से पहले उन्होंने तय किया कि अगले रविवार को फिर मिलेंगे। इस बार लंच की बजाय कैंडल लाइट डिनर पर मिलने का प्लान बनाया। अगले हफ्ते मोमबत्ती की धीमी पीली रोशनी में डिनर के बाद जब आइसक्रीम खाते समय हरीश ने परमजीत का हाथ थाम लिया, तो उसने हाथ छुड़ाने की कोई कोशिश नहीं की। अगले दिन दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। 4 दिन बाद हरीश और परमजीत DLF फेज 3 में एक फ्लैट किराए पर लेकर पति पत्नी की तरह साथ रहने लगे। हरीश की जिंदगी में फिर से रौनक लौट आई थी। वह अपनी पत्नी और परिवार के प्रति ईमानदार था, इसलिए परमजीत के बारे में उसने अपनी पत्नी को भी सब कुछ बता दिया था। इस वजह से जब वह परमजीत के साथ रहता था तो उसे कोई झिझक या टेंशन नहीं थी। परमजीत हरीश से तन की खुशी पा रही थी और हरीश उसे अपने पैसे का सुख दे रहा था। इस दौरान एक बार परमजीत को पता चला कि हरीश अभी भी अपनी बीमार पत्नी और बच्चों से मिलने घर जाता है। परमजीत को यह बात अच्छी नहीं लगी और उसने कहा कि हरीश उसके रहते अपनी पत्नी से क्यों मिलने जाएगा। हरीश ने उसे समझाया कि उसकी बीमार पत्नी और 2 बेटियां उसकी जिम्मेदारी हैं, इसलिए उन्हें अकेला छोड़ना संभव नहीं है। हरीश ने परमजीत को बताया कि वह उसके साथ इसलिए ईमानदार है क्योंकि अपनी पत्नी और बेटियों के प्रति भी वह ईमानदार है। हरीश ने कहा कि जिस दिन वह उन्हें धोखा देना शुरू कर देगा, उस दिन हो सकता है कि परमजीत को भी धोखा दे। परमजीत ने कहा कि वह हरीश को किसी के साथ नहीं बांटना चाहती, यहां तक कि उसकी पत्नी के साथ भी। हरीश को इसका थोड़ा पछतावा हुआ। वह अपनी पत्नी और बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए परमजीत के विरोध के बावजूद वह पत्नी से मिलने और फोन पर बात करना नहीं छोड़ता था। इसी वजह से उनके बीच अक्सर झगड़ा भी हो जाता था। जांच में पता चला है कि घटना वाली रात हरीश अपनी पत्नी से मिलने घर गया था। इसी बीच विजय आया, जिसे हरीश ने 7 लाख रुपए दिए। इसके बाद विजय ने अपनी कार से हरीश को उस फ्लैट तक छोड़ दिया जहां वह परमजीत के साथ रहता था।
फ्लैट में बातों बातों में जब परमजीत को पता चला कि हरीश अपनी पत्नी से मिलने जा रहा है, तो वह विवाद करने लगी। हरीश ने साफ कह दिया कि वह अपनी पत्नी को कभी नहीं छोड़ सकता। इस पर गुस्से में आकर परमजीत ने पास ही रखे टेबल से चाकू उठाया और हरीश के सीने में घोंप दिया। हरीश बेहोश हो गया। इसके बाद परमजीत उसे नारायण अस्पताल ले गई, जहां उसकी मौत हो गई। हरीश को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने परमजीत और विजय उर्फ सेठी को गिरफ्तार कर लिया और अब उनके खिलाफ मामला अदालत में चल रहा है। हरीश अपनी पत्नी और बच्चों के लिए ईमानदार था, लेकिन निजी झगड़े और तनाव ने उसकी जिंदगी का दुखद अंत कर दिया। परमजीत ने गुस्से और ईर्ष्या में ऐसा कदम उठा लिया कि हरीश की जान चली गई। अगर वह थोड़ा समझदारी दिखाती, हरीश की बातों को समझती और धैर्य रखती, तो ये सब नहीं होता। रिश्तों में सिर्फ प्यार ही नहीं, धैर्य, समझदारी और भरोसा भी बहुत जरूरी है। कभी कभी गुस्सा या जलन में लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। यही हमें इस कहानी से सीखना चाहिए। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है, जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।